नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। ये मेरा एरिन्स द्वितीय चैप्टर का तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसके अंदर एरिन्स के पहले और दूसरे लेक्चर के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरिन्स में जो अभिक्रियाएं देते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, और वो कई प्रकार की होती है जिनका संक्षिप्त विवरण शॉर्ट में हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। यानी एरिन्स जो है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और उसमें नाइट्रीकरण किस प्रकार होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि एरोमेटिक यौगिक जो है, यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर नाइट्रो समूह का प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट होना नाइट्रीकरण कहलाता है। यानी एरिन्स यानी बेंजीन्स की अगर बात करें तो बेंजीन में हाइड्रोजन का हट के और नाइट्रो यानी NO2 समूह का प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट होना नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण सामान्यतः नाइट्रीकरण मिश्रण नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ में करवाया जाता है, जो सांद्र HNO3 व H2SO4 का मिश्रण होता है। तो नाइट्रेशन जब भी करेंगे यानी H काटना, NO2 को लगना, तो उसमें जो अभिक्रिया कराएंगे वो नाइट्रेटिक मिक्सचर की उपस्थिति में कराएंगे। और नाइट्रेटिक मिक्सचर वास्तव में क्या होता है, उसमें सांद्र HNO3 यानी कंसंट्रेट HNO3 व कंसंट्रेट H2SO4 का मिश्रण लेते हैं। कुछ सक्रिय एक्टिवेटेड एरोमेटिक यौगिक जैसे फिनॉल, एमीन आदि का नाइट्रीकरण केवल HNO3 तथा कभी कभी तनु HNO3 के साथ भी संपन्न हो जाता है। यानी इसमें हम कह सकते हैं एरोमेटिक यौगिक जैसे फिनॉल और अमीन के लिए नाइट्रेटिक मिक्सचर की लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल कंसंट्रेट HNO3 या कभी कभी डाइल्यूट HNO3 के साथ भी अभिक्रिया कराएं तो नाइट्रेटेशन आसानी से कंप्लीट हो जाता है। इसके विपरीत कुछ डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक यौगिक होंगे जैसे मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल के साथ में संपन्न हो पाता है। यानी ये नाइट्रेटेशन जो है वो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन में आसानी से नहीं होता, इसलिए फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल के साथ में अगर करें तो नाइट्रेशन आसानी से संपन्न हो जाता है। नाइट्रेशन अभिक्रिया की गति एरोमेटिक यौगिक व नाइट्रेटिंग एजेंट की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी दो चीजों पर ये नाइट्रेशन अभिक्रिया जो है डिपेंड करेगी। एक तो एरोमेटिक यौगिक आप कौन सा लेते हैं और दूसरा नाइट्रेटिक एजेंट की सांद्रता कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी इसकी जो रेट है यानी गतिक समीकरण के देखें तो K ARH और NO2। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ किसकी बात करी, ये एरोमेटिक यौगिक जो है ARH उसके बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा NO2 पॉजिटिव यानी नाइट्रेटिंग एजेंट की सांद्रता क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें एरोमेटिक यौगिक के अणु पर नाइट्रेटिंग का आक्रमण मंद एवं वेग निर्धारक पद में हो रहा हो। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार होनी चाहिए, इसका बताने का मतलब ये है कि एरोमेटिक यौगिक के अणु पर नाइट्रेशन जो हो रहा है, NO2 का आक्रमण जो हो रहा है वो स्लो प्रोसेस में और विद रेट डिटरमाइंड स्टेप के अंदर हो रहा हो। एरोमेटिक यौगिक अणु पर आक्रमण एक NO2 पॉजिटिव द्वारा होता है जिससे हम नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। यानी NO2 पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोनियम आयन। अतः सबसे पहले इसका निर्माण होता है यदि अभिक्रिया के लिए नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया जाता है, यानी HNO3 और H2SO4 की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होगी और नाइट्रोनियम आयन का निर्माण होगा। यानी HONO2 जो है वो लेंगे, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और वाटर के अंदर अभिक्रिया कराएंगे, तब इसका जो आपके पास होगा HO पॉजिटिव H और NO2 बनेगा। यानी जो H जो है HSO4 का जो H है वो ऐड होगा आपके पास यहाँ पर आके इस ऑक्सीजन के ऊपर और 2HSO4 नेगेटिव, और इसका जो दूसरा H है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव का निर्माण करेगा। अब ये जो बना आपके पास ये एक मॉलिक्यूल जो है वो हाईली अनस्टेबल होगा, तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा, निकालेगा, और पीछे जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो NO2 पॉजिटिव बनेगा यानी नाइट्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। इसीलिए नाइट्रेटिक मिक्सचर को यानी HNO3 और H2SO4 को वाटर के प्रेजेंस में अगर अभिक्रिया कराएं तो नाइट्रोनियम आयन जल्दी से आसानी से बन जाएगा, और ये नाइट्रोनियम आयन जो है एरोमेटिक वलय के साथ संयुक्त होकर वेटलैंड मध्यवर्ती यानी वेलैंड इंटरमीडिएट बनाते हैं, जो कि एक प्रोटॉन त्याग कर नाइट्रो प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी
आपने ये जो लिया मॉलिक्यूल, ये लिया बेंजीन, इसकी नाइट्रोनियम आयन जो यहाँ पे बना था आपके पास NO2 पॉजिटिव, ये यहाँ पर ले लिया NO2 पॉजिटिव। अभिक्रिया रेट डिटरमाइन स्टेप के अंदर होगी तो अभिक्रिया मंद में होगा, और मंद ही होगा वो रे स्टेप जो होगा रेट डिटरमाइन वेग निर्धारण पद भी होता है। ट्रांजिशन स्टेट 1 में आएगा आपके पास में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपका NO2 पॉजिटिव जो है वो डॉटेड में बता रखा है, इसका मतलब ये जोड़ रहा है इस पोजीशन पे। फिर वेलेंट इंटरमीडिएट बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा, इसके अंदर जो होगा आपके पास पॉजिटिव जो है इस तरह से बता रखा है आपके पास, यानी यहाँ पर NO2 जो है ये और H, ये NO2 जुड़ रहा है और H जो है आपके पास स्थिति मिल रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट जो है सेकंड में बनेंगे, यहाँ पर जो है H जो है डॉटेड लाइन में बता रखा है, यानी ये यहाँ से टूटने को तैयारी में, और NO2 यहाँ पर जुड़ चुका है। और अगले स्टेप के अंदर देखेंगे तो H जो होगा आपके पास यहाँ से बिल्कुल निकल जाएगा और पीछे NO2 यहाँ पे C6H5 के साथ जुड़ के नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करेगा। जब सांद्र HNO3 से नाइट्रीकरण करवाया जाता है तो निम्न प्रकार नाइट्रोनियम आयन का निर्माण होता है। यानी जब H2SO4 नहीं लेते उस स्थिति के अंदर सिर्फ नाइट्रोनियम आयन यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा H2 की उपस्थिति में, ये स्टेप अलग होगा। और यहाँ जो बनेगा अभिक्रिया उसमें दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे NO3 नेगेटिव, और दूसरा जो मॉलिक्यूल जो बनेगा वो H2SO4 में जैसे बना था वैसे का वैसे बनेगा, हाईली अनस्टेबल ये कंपाउंड बनेगा। और तीसरा उसमें भी यही बना था H3O पॉजिटिव, यानी इसके अंदर वहां पे बना था 2HSO4 नेगेटिव बना था, यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 2NO3 नेगेटिव। अब ये स्टेप जो हाईली अनस्टेबल होगा, ये कंपाउंड जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और NO2 पॉजिटिव जो है नाइट्रोनियम आयन जो है उसका निर्माण इसके अंदर कर देगा। जब नाइट्रीकरण तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वस्तुतः पहले नाइट्रोसिनीकरण यानी नाइट्रेशन होता है। इस प्रकार बने नाइट्रोसो यौगिक के बाद में ऑक्सीकरण होकर नाइट्रो यौगिक बनता है। नाइट्रोसिनीकरण के लिए नाइट्रिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रस अम्ल की थोड़ी सी मात्रा निम्न प्रकार से नाइट्रोसिनियम आयन बनाती है, जो कि एरोमेटिक यौगिक पर इलेक्ट्रोफिलिक आक्रमण करके यानी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण की तरह ले HNO3 है, नाइट्रस अम्ल लिया, वाटर के साथ अभिक्रिया करी तो उसमें दो मॉलिक्यूल्स ऊपर में देखें आपके पास, इस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 2NO3 नेगेटिव बना था, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है 2NO3 नेगेटिव, सेम है आपके पास में। दूसरा मॉलिक्यूल जो है आपने उन्हें पढ़ा था वही का वही बना है, और तीसरे में भी देखेंगे आपके पास H3O पॉजिटिव। अब हाईली अनस्टेबल था, H2 बना और नाइट्रोसिनियम आयन यहाँ के इसके अंदर बन जाएगा। इससे पहले जो बना था आपके पास में वो जो कंपाउंड बनता था वो NO2 पॉजिटिव जो था आपके पास ये बनता था, नाइट्रोसिनीकरण अभिक्रिया नाइट्रोसिनियम आयन बना, यानी इसके अंदर जो बना NO पॉजिटिव बना। अब ये NO पॉजिटिव जो है आपके पास ये फिनॉल पे अभिक्रिया कर रहा है, यानी अल्कोहल यहाँ पे आपके पास, उसके पैरा पोजीशन पर यहाँ पर H पहले से जुड़ा हुआ है, NO जो है आपके पास ये अटैक करेगा, यहाँ से H निकल जाएगा और NO का निर्माण यहाँ पर होगा। फिर HNO3 के साथ फिर अभिक्रिया करते हैं, फिर OH तो एज इट इज लेगा आपके पास में, यहाँ जो है आपके पास HNO3 में से एक ऑक्सीजन जो है आपके पास NO पर जाके जुड़ जाएगी और NO2 का निर्माण करेगा, HNO2 बाहर निकल जाएगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अभिक्रिया में बना हुआ नाइट्रस अम्ल पुनः नाइट्रोसिनियम आयन उत्पन्न करेगा। इस प्रकार अम्ल में उपस्थित नाइट्रस अम्ल की बहुत अल्प मात्रा से अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद अभिक्रिया चलती रहती है। सो दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ये था आपके पास नाइट्रोसिनीकरण का। दूसरा करें स्टेप होगा हेलोजनीकरण की अभिक्रिया यानी मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। एरोमेटिक यौगिक प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। यहाँ नाभिक से तात्पर्य बेंजीन वलय से, यानी न्यूक्लियस की अगर जब भी बात करेंगे इसके अंदर तो बात करेंगे आपके बेंजीन वलय से। बेंजीन वलय का हाइड्रोजन परमाणु जब किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस प्रकार के हेलोजन को नाभिकीय हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब एरोमेटिक यौगिक को किसी हेलोजन वाहक या हेलोजन कैरियर की उपस्थिति में हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हेलो एरिन्स का निर्माण होता है। यानी जो भी
हेलोजन्स जो होंगे वो H को रिप्लेस करके जब भी जुड़ेंगे और जो कंपाउंड बनेगा उनको कॉमन नेम जो होगा वो हेलो एरिन्स कहलाते हैं। ये जो अभिक्रिया होगी ये आयरन चूर्ण या एल्यूमिनियम या आयरन या एंटीमनी के हैलाइड की उपस्थिति में होगी, यानी आयरन चूर्ण की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा और H जो है वो यहाँ से जो है रिप्लेस हो रहा है, H क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करेगा। इन अभिक्रियाओं में गति बेंजीन अतः एरोमेटिक यौगिक हेलोजन आयरन चूर्ण हेलोजन वाहक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः इन अभिक्रियाओं को काइनेटिक इक्वेशन में देखते हैं तो रेट जब देखेंगे तो ये डिपेंड किस पे करेगा, आपके पास AR के ऊपर निर्भर करेगा, X2 पर अभिक्रिया करेगा और FeX3 के ऊपर डिपेंड करेगा। FeX3 X2 के साथ अभिक्रिया करेगा जो कि अभिक्रिया त्रिव होगी FeX3 फिर डॉटेड डॉटेड X फिर डॉटेड डॉटेड X। तो ये जो होगा एक X जो है आपका ये वाला, ये यहाँ से ऑक्सीजन टूट जाएगा और FeX4 का निर्माण करेगा और एक जो X है जो कि हेलोजन है आपके निकल के बाहर चला जाएगा और ये जो बना कंपाउंड वो होलोनियम आयन बना का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में देखिए बेंजीन की X पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया, यानी ये जो बना आपके पास वो यहाँ पर X का एडिशन होगा, अभिक्रिया बंद होगी जो कि वेग निर्धारण पद है, वेलेंट इंटरमीडिएट का निर्माण होगा, H जुड़ा हुआ है और X भी जाके जुड़ जाएगा आपके पास। फिर अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, H एलिमिनेशन हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा और X जुड़ जाएगा और हेलो एरिन्स का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। उपरोक्त परिस्थिति में क्लोरीनीकरण और ब्रोमिनेशन, यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो आसानी से संपन्न होते हैं, लेकिन आयोडोनेशन यानी आयोडीन का तथा फ्लोरीनेशन कुछ विशिष्ट विधियों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन बहुत कॉमन है आपके पास, आयोडीन का एडिशन और फ्लोरीन का बहुत मुश्किल से हो पाता है। आयोडीन कट के लिए एरोमेटिक यौगिक को आयोडीन के साथ किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीकारक जो है ऑक्सीडेजेंट जो है उसकी उपस्थिति में बेंजीन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आयोडोबेंजीन का निर्माण होगा। फ्लोरीन की अगर बात करें तो पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण इसके अंदर कराएंगे, फिर HbBF4 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पे N2BF4 का निर्माण होगा, फिर यह अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, फ्लोरीन वहीं का वहीं रह जाएगा और फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी गैस फॉर्म में और BF3 जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा और आयोडो ऊपर बनाया था और इसमें फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। नेक्स्ट दी थर्ड वन दैट इज सल्फोनीकरण, मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। एरोमेटिक यौगिक को जब शांत H2SO4 यानी सदून H2SO4 अथवा क्लोरोसल्फोनिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन परमाणु सल्फोनिक अम्ल समूह यानी SO3H द्वारा विस्थापित हो जाता है। बहुत कॉमन अभिक्रिया है। H2SO4 की अभिक्रिया करेंगे, SO3H जो है आपके पास एडिशन हो जाएगा और H जो है पीछे जो बचा था इसके अंदर OH नेगेटिव जो है यहाँ के H के साथ में हटा देगा और कंपाउंड का निर्माण इसके अंदर हो जाएगा। इन अभिक्रियाओं में SO3 अणु जो है SO3H इलेक्ट्रोफाइल की बात ही व्यवहार कर सकते हैं, किंतु सामान्यतः SO3 अणु की अधिकतम संभावना मानते हुए चलते हैं आपके पास। यदि इसमें अभिक्रिया देखें 2H2SO4 की अभिक्रिया करें तो SO3 H3O पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव का निर्माण होगा। SO3 अणु की संरचना निम्न प्रकार दर्शाई गई है, इसमें देख सकते हैं अपने, इसमें तीनों अनुदैर्ध्य संरचनाओं को निम्न अनुदैर्ध्य संरचना रेजोनेंस हाइब्रिड द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और ये इसकी अनुदैर्ध्य संरचना है। अब इसमें देखें बेंजीन की जब SO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे और अभिक्रिया वेग निर्धारण पद वाली होती है, SO3 नेगेटिव जुड़ जाएगा आपके पास में, नेक्स्ट वाले में H नेगेटिव निकल जाएगा, SO3 नेगेटिव रहेगा आपके पास और उसमें H का एडिशन कराएंगे और SO3H का निर्माण होगा और सल्फोनीकरण की क्रिया सदैव रिवर्सिबल अभिक्रियाओं में गिनी जाती है। नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ मर्क्यूरेशन, यानी मर्क्यूरीकरण की क्रियाविधि की अगर बात करें तो सीधा मर्क्यूरेशन देखें बाय डायरेक्ट मर्क्यूरेशन, इसके अंदर C6H6 जो है इसकी अभिक्रिया करें HgCH3CO2 यानी मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ एरोमेटिक अभिक्रिया करवाते हैं तो सबतः बेंजीन को मर्क्यूरिक एसिड के साथ गर्म करें तब फेनिल मर्क्यूरिक एसिड का निर्माण होगा, यानी C6H को मर्क्यूरिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया कराई तो C6H5HgOCOCH3 यानी डायरेक्ट एडिशन होगा मर्क्यूरी का, सीधी मर्क्यूरेशन का एडिशन होगा
और फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट का निर्माण होगा और एसिटिक एसिड साथ में बाहर आ जाएगा। यानी मर्क्यूरिक एसिड की अब कर देखें क्या मैग्नीशियम कर देखें तो CH3CO नेगेटिव और यहाँ पर जो बनेगा HgOCOCH3 का निर्माण होगा और ये जो है आपके पास ये तुरंत ही यहाँ पर जो है इसका एडिशन डायरेक्ट होगा, रिएक्शन फास्ट चलेगी। इसका एडिशन हो गया HgOCOCH3, इसमें से H का एलिमिनेशन हो जाएगा और HgOCOCH3 जो है जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड का निर्माण और H का क्या होगा एलिमिनेशन हो जाएगा। इसी के अंदर देखें HgOCOCH3 की HClO4 के साथ अभिक्रिया कराएं, दूसरी है तो HgOCOCH3 ClO4 के साथ अभिक्रिया कराएं यानी नाइट्रोबेंजीन का मर्क्यूरी के अधिक परक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएं तो प्रोडक्ट जो बनेगा मुख्यतः वो मेटा पोजीशन के अंदर बनता है। यानी ये अभिक्रिया कराई NO2 जो है आपके पास एज इट इज रहा, मेटा पोजीशन पे HgOCOCH3 और यहाँ पर जुड़ा, यहाँ पे H का एलिमिनेशन हुआ और मेटा पोजीशन पर मेटा एसिटोऑक्सी मर्क्यूरिक नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होगा। ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है। इसके विपरीत यदि और देखें तो अभिक्रिया में लगभग 150 डिग्री ताप पर गर्म करके संपन्न कराई जाती है तो उत्पाद अनअपेक्षित यानी ऊपर जो प्रोडक्ट बना था वो मेटा था लेकिन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ऑर्थो और पेरा का मिश्रण मुख्यतः उत्पाद के रूप में 57% के आसपास बनेगा, जबकि अपेक्षित जो कि एक्सपेक्टेड है मेटा वो सिर्फ 43% बनता है। इसी कारण ये गर्म करने पर अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी लेकिन इस कंडीशन के अंदर अगर देखें तो इसमें जो मैकेनिज्म बना वो मुक्त मूलक क्रियाविधि है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा है और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो ऑर्थो पैरा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मेटा बनना चाहिए लेकिन वो 43% बन रहा है, लेकिन ऑर्थो जो पैरा है वो 57% के आसपास बन के सामने आता है। तो इसके अंदर देखें इसमें HgOCOCH3 की अभिक्रिया करें तो ये जो रिएक्शंस हो रही हैं फ्री रेडिकल है, डॉट का मतलब ये जो आपके पास ये डॉट है ये मुक्त मूलक के बता रहा है, CH3CO नेगेटिव ये भी इसके अंदर जो बता रहा था आपके तो वो भी मुक्त मूलक बता रहा है, ये वाला मुक्त मूलक। अब NO2 के ऊपर Y जो बता रखा है आपके पास, Y का मतलब है ये वाला कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इस Y का एडिशन हुआ और ये कहाँ बना, या तो ऑर्थो पे जुड़ा या आपके पास में कौन सा है आपके पास इस कंडीशन में देख लें। उसके बाद NO2 जो है आपके पास यहाँ पे H और Y का कंडीशन है। फिर अगले स्टेप के अंदर देखें, स्टेप फर्स्ट के बाद में स्टेप सेकंड में देखें तो फ्री रेडिकल जो था आपके पास पहले में यहाँ था, दूसरे में पोजीशन पे यहाँ चला गया, तीसरे में पोजीशन के अंदर आपके पास यहाँ घूम रहा है आपके पास। और इसमें ये जो पोजीशन बता रखी है आपके पास में पैराक्रमण के साथ साथ ऐसे भी 4 संरचनाएं बनेंगी, लेकिन मेटा आक्रमण के साथ साथ प्रथम 3 संरचनाएं तो बनेंगी लेकिन चौथी संरचना नहीं बनेगी। अतः ये मध्यवर्ती थोड़ा कम स्थायी होगा, इसके बनने की संभावना भी लगभग 43% होगा। इसके अंदर देखें ये जो Y जो था फ्री रेडिकल का एडिशन हुआ कौन से पोजीशन पे, मेटा पे। तो पोजीशन कौन कौन सी थी आपके पास, पहली ये, दूसरी पोजीशन आपके पास ये और तीसरी पोजीशन ऑफ की है। तो पहले में देखें ये पैरा, ये पोजीशन देखें ऑर्थो और ये पोजीशन देखें ऑर्थो, और ये कम स्थायी होते हैं, इसकी लेने की संभावना भी बनने की कितनी है 43% है। चौथी संरचना इसके अंदर नहीं बनती। बने हुए उत्पाद में एसिटॉक्सी समूह की स्थिति ज्ञात करने के लिए इस अभिक्रिया में हेलोजन के साथ में करवाई जाती है। पोजीशन देखें तो पता लग सकता है ArHgOAc ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। फिर ArBr रह जाएगा आपके पास जो कि अपने को पता भी है आपके पास, और BrHgOAc का निर्माण होगा। ये अभिक्रियाएं जितनी भी थी वो डायरेक्ट थी, अब इनडायरेक्ट हैं। मर्क्यूरेशन अगर करें तो ArN2Cl की जो है आपके पास डायजोनियम साल्ट की HgCl2 के साथ अभिक्रिया करें तो ArHgCl का कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में भी कह रहे हैं और क्यूप्रस क्लोराइड जो है CuCl का निर्माण इसके अंदर आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया देखें फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया यानी मैकेनिज्म ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जब किसी एरोमेटिक यौगिक को लुईस अम्ल की उपस्थिति में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्किल या एल के साथ अभिक्रिया करें तो फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाई जाती है। पहला एल्काइलेशन की अगर बात करें तो फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, और जब एल की बात करेंगे तब सेकंड स्टेप में आ जाएगा। तो लेवाइस एसिड की उपस्थिति में AlX की उपस्थिति में ArH RX के साथ अभिक्रिया करेगा तो AR जुड़ जाएगा और HX निकल जाएगा।
रेट डिटरमाइन स्टेप देखें तो के ARH, RH और ALX3 यानी इन तीनों पर अभिक्रिया डिपेंड करेगी। मैकेनिज्म देखें तो RH की अभिक्रिया लेवाइस एसिड यानी ALX3 की उपस्थिति में करेंगे तो RH ALX3, R पॉजिटिव जो होगा वो अटैक करेगा और ALX4 नेगेटिव निकल जाएगा। ये जो R है वो बेंजीन पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट जो बनाएगा वो इस तरह का बन जाएगा। इसे कहेंगे आपके पास एल्काइल बेंजीन का निर्माण करेगा। जिस प्रकार CH3Cl की अभिक्रिया कराएं AlCl3 की उपस्थिति में तो कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा आपके पास टॉल्यूइन। ये फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन की अभिक्रिया कहलाती है। यदि ऑलरेडी आपके पास CH3 है और CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराएं AlCl3 की उपस्थिति में तो मेटा पोजीशन को इग्नोर करते हैं। इसके अंदर जो कंपाउंड बनेगा वो CH3 के साथ देखें तो ऑर्थो पोजीशन में CH3 है और दूसरा जो कंपाउंड बना वो पैरा पोजीशन में। फिर CH3Cl के AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो ये कंपाउंड जो बनेगा तो CH3 यहाँ ऑलरेडी पहले ही है तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, या फिर ऑर्थो पोजीशन पे पहले ही जुड़ा हुआ था आपके पास में और पैरा पोजीशन पे फिर CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो तीनों यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपके पास CH3 ग्रुप का एडिशन हो जाएगा आपके पास। आइसोमराइजेशन या डिस्प्रोपोर्शन की अभिक्रिया अगर देखें तो कई बार देखें तो CH2 CH3 का आइसोमराइजेशन देखें तो ये CH3 रह जाएगा और दूसरा जो ये जो है वो इस कंपाउंड पर आके इस ग्रुप पर आकर जुड़ जाएगा तो ऑर्थो पोजीशन पर जाके जुड़ जाएगा। ये समावेशीकरण कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शन की अगर बात करें ये जो CH3 है इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए तो दोनों मॉलिक्यूल्स में CH2 CH3 जो है आपके पास यहीं रहेगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी रहेगा, दूसरा बेंजीन जो है आपके पास वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो ऊपर अभिक्रिया थी फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा होगा आपके पास एसाइलेशन। इसमें RCOCl की अभिक्रिया कराई जाती है AlCl3 की उपस्थिति में तो ArCOR का निर्माण होगा। रेट डिटरमाइन स्टेप वही होगा आपके पास ARH RCOCl और AlCl3 की अभिक्रिया में देखें RCOCl AlCl3 के साथ अभिक्रिया RCOCl AlCl3 के निर्माण करेगा। फिर RCO पॉजिटिव जो होगा आपके पास वो अलग निकल जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के रूप में और AlCl4 निकल। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है आपके पास ये बेंजीन पर अटैक करेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे बना आपके पास COR और ये एसाइल फॉर्मेशन का निर्माण करेगा। यानी बेंजीन को AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया में एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है और एसिटोफिनोन का निर्माण होगा। तो इस द फॉर्मेशन ऑफ CH3COCl और यहाँ बना जो आपके पास में एसिटोफिनोन का निर्माण इसके अंदर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके पास वो रहेगा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है आपके पास तो प्रतिस्थापी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या रहेगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन इफेक्ट क्या है उसके बारे में भी अगर बात करेंगे। तो यदि कंपाउंड में बेंजीन पे CMR3 जो है आपके पास वो जुड़ा हुआ है आपके तो उसके अंदर इफेक्ट जो रहेगा प्लस आई इफेक्ट रहेगा और जो एडिशन होगा किसी का भी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा और एक्टिवेशन को कंट्रोल करेगा CMR3। दूसरा CHMe2 या CH2Me या CH3 अगर है टॉल्यूइन इस कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जो होगा तो दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस रहेगा या हाइपर कॉन्जुगेशन जो है अतिसंयुग्म जिसे कहते हैं उसका रहेगा। पोजीशन जो रहेगी वो ऑर्थो और पैरा और एक्टिवेशन को शो करेगा। तीसरा CCl3 अगर जुड़ा है तो माइनस आई इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। पोजीशन कौन सी होगी आपके पास मेटा और डीएक्टिवेशन का भी ये काम करेंगे। चौथा NR3 पॉजिटिव जो है माइनस आई इफेक्ट मेटा पोजीशन को करेगा, डीएक्टिवेशन का काम करेगा। पांचवा NO2 CHO या COH है माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट को करें मेटा पोजीशन बजेगा, डीएक्टिवेशन का काम करेगा। छठा जो है आपके पास OH OR NH2 NR2 NHCOR
ये माइनस आई इफेक्ट, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ऑर्थ और मेटा पोजिशन एक्टिवेशन का काम करेगी और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के रूप में ये करेंगे। लास्ट रहेगा CLBr, माइनस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा मेसोमेरिक इफेक्ट से, ऑर्थ और पैरा पोजिशन, और ये डीएक्टिवेशन का काम करते हैं। और ये सारा जितने भी कंपाउंड रहेगा आपके पास, वो जो सभी रहेगा वो ओरिएंटेशन के बारे में बताने का काम भी करते हैं, और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी इसके अंदर बनते हैं और इस तरह की बातें भी होंगी। एक्टिवेशन का अगर काम करें, जैसे ऊपर बता रखा था कि NO2 अगर जोड़ रखा है तो नाइट्रोजन जो रहेगा 15, ऑक्सीजन 16, और पोजीशन जो रहती है वो मेटामेरिक पोजीशन के अंदर। इस तरह का क्वेश्चन बहुत शॉर्ट के अंदर इसके अंदर आते हैं। अभी इसे में देखें, बेंजीन व्युत्पन्नों की पार्श्व श्रृंखला की अभिक्रियाओं में निम्न दो अभिक्रियाएं सबसे प्रमुख हैं। पहला है आपके पास साइड चेन ऑक्सीडेशन, यानी पार्श्व श्रृंखला ऑक्सीडेशन जब कहते हैं किसी बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला में जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कार्बनिक समूह जैसे CH3, C2H5, CH डबल बॉन्ड CH2, CHO, CH2OH आदि का यदि पूर्ण ऑक्सीकरण करवाया जाए, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर कराया जाए, तो COH समूह का बना लेता है और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेगा। यानी R जो ग्रुप है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करें। और इसमें एग्जाम्पल कितने लिए, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं अगर उसके अंदर जुड़े हुए हैं आपके पास में, तो उसका बेंजोइक एसिड के अंदर यानी COH समूह के अंदर चेंज हो जाता है। और यदि R ग्रुप कौन कौन से हैं उनके एग्जाम्पल इसके अंदर करा रखे हैं। ये साइड चेन ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब सेकेंड लें आपके पास साइड चेन हेलोजिनेशन की अगर बात करें, तो इसके अंदर जो आपके CH3 जो कंपाउंड टाइलिन है Cl2 के साथ अभिक्रिया करें HNO की उपस्थिति में, तो ये कंप्लीट CH3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2Cl के अंदर, जिसे कहते हैं बेंजील क्लोराइड, और HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा। यानी इसके अंदर भी होता है CH3 क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल मुक्त मूलक की अभिक्रिया आपके पास फ्री रेडिकल मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होगी। CH2 फ्री रेडिकल निकल जाएगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल जो क्लोरीन है वो जाके इस फ्री रेडिकल पे जुड़ जाएगा और CH2Cl यानी बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण कर जाएगा। नेक्स्ट इज बर्च रिडक्शंस। बर्च रिडक्शन में बेंजीन जो है NaNH3 और C2H5O की उपस्थिति में अभिक्रिया करें तो 1,4-साइक्लोहेक्साटाइन या 1,4-डाइहाइड्रोबेंजीन का निर्माण करेगा। और जिसकी अभिक्रिया जो मैकेनिज्म इसके अंदर है, बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो मूलक ऋणायन का निर्माण करेगा, फिर C2H5OH की उपस्थिति में H जो है इसको दे जाएगा और C2H5O नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल का निर्माण होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ऋणायन का निर्माण होगा, फिर C2H5OH जो है आपके पास H दे जाएगा और लास्ट में 1,4-डाइहाइड्रोबेंजीन का इसके अंदर निर्माण कर जाएगा। ये जो अभिक्रिया कहलाती है वो बर्च अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट है एलाइल अल्कोहल या एलाइल ईथर जैसे एलिलिक तंत्र युक्त कार्बनिक यौगिक बर्च अभिक्रियाओं से क्रिया करके हाइड्रोजिनोलाइसिस का निर्माण करते हैं, जैसा कि एलाइल मेथाइल ईथर NaNH3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन अपकरण की अभिक्रिया संपन्न कराते हैं इसके अंदर।